हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज जो हम करने वाले वह खान सर के जीएस के जो बुक है, जिसमें बायोलॉजी के जो है हम बायोलॉजी को चैप्टर वाइज करेंगे। तो चलिए देखते हैं। इसमें जो है पहला टॉपिक है कोशिका। कोशिका को आज हम कोशिका का चैप्टर जो है उसको ख़त्म करेंगे। क्लास को शुरू करने से पहले बता दें आपको कि अगर आप लोग अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस पर जो है बुक के जो है सॉल्यूशन को जो है पूरे डिटेल वाइज बताया जाता है एक्सप्लेनेशन से। तो इसका जो टॉपिक है वह है कोशिका। इसमें कि सजीवों का जो है अध्ययन वह जीव विज्ञान कहलाता है। तो सजीवों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो जीव विज्ञान कहते हैं। तो जीव विज्ञान, और प्रश्न पूछता है कि जीव विज्ञान के जनक कौन है? वह हो गए अरस्तु। जीव विज्ञान के जनक जो है अरस्तु हैं। जीव विज्ञान की जो है जीव विज्ञान को दो शाखाओं में बांटा गया है, एक जूलॉजी और दूसरा बॉटनी। जूलॉजी में क्या होता है कि जूलॉजी के अंतर्गत जंतुओं का अध्ययन करते हैं। जूलॉजी के अंतर्गत जो है जंतुओं का अध्ययन करते हैं। और जूलॉजी के जनक कौन है? तो वह अरस्तु है। अगला पॉइंट है कि कोशिका, सेल किसे कहते हैं? सेल का अध्ययन के जो है यानी कोशिकाओं के जो कोशिका के जो अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। अगला पॉइंट है कि सर्वप्रथम कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने किया था, किंतु इन्होंने मृत कोशिकाओं की खोज की थी और इन्हें फादर ऑफ साइटोलॉजी कहते हैं। तो रॉबर्ट हुक को जो है फादर ऑफ साइटोलॉजी कहा जाता है। अगला पॉइंट है कि सर्वप्रथम जीव कोशिकाओं की खोज 1774 ईस्वी में एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने किया था और इन्हें फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। प्रश्न पूछ देता है कि फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी किसे कहते हैं? तो वह एंटोनो वान ल्यूवेनहॉक को कहा जाता है। और फादर ऑफ साइटोलॉजी किन्हें कहते हैं? तो यह रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। अगला पॉइंट है, रॉबर्ट ब्राउन ने 1881 में कोशिका के अंदर केंद्रक का जो है खोज किया था। तो प्रश्न पूछता है कि कोशिका के केंद्रक की खोज किसने किया था? तो उसका आंसर हो जाएगा रॉबर्ट ब्राउन। अगला पॉइंट है कि स्लाइडेन एवं स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया और कहा कि शरीर कोशिकाओं से बना है, अतः कोशिका शरीर की जो है सबसे छोटी इकाई। तो प्रश्न में पूछ देता है कि कोशिका सिद्धांत जो किसने दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्लाइडेन एवं स्वान। और प्रश्न में दूसरा पूछता है कि कोशिका की सबसे छोटी इकाई क्या है? शरीर की जो है सबसे छोटी इकाई क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा कोशिका। अगला पॉइंट है कि मृत कोशिकाओं को जो है नेफ्रोसिस कहते हैं। तो प्रश्न में पूछता है कि मृत कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा नेफ्रोसिस जो है मृत कोशिकाओं को कहा जाता है। अगला पॉइंट है कि सबसे छोटी कोशिका क्या होगी? तो उसका आंसर होगा माइक्रोप्लाज्मा। सबसे छोटी कोशिका जो है वह माइक्रोप्लाज्मा होती है। अगला पॉइंट है, सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है? तो सबसे बड़ी कोशिका होती है शुतुरमुर्ग के अंडा। तो यहाँ पर सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। अगला पॉइंट है कि सबसे छोटी कोशिका का तंत्र ब्रेन या स्नायु कोशिका होती है। इसमें देखते हैं कि नोट में है कि तंत्रिका कोशिका में किसी भी प्रकार का विभाजन नहीं होता है, अतः यह क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को ठीक नहीं करता। इसी कारण सर में चोट लगने से शीघ्र ही मृत्यु हो जाती है। दूसरा पॉइंट है कि सबसे तेजी से कोशिका विभाजन लीवर यानी कि यकृत में होता है। यह अपने क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को स्वतः ही ठीक कर सकती है। अगला जो पॉइंट है कि कोशिका के अंग में देखते हैं कि पहला है जीवद्रव्य यानी कि प्रोटोप्लाज्म। इसमें कि इसकी खोज पुरकिंजे ने किया था, यानी कि जीवद्रव्य की खोज पुरकिंजे ने किया है। यह एक तरल गाढ़ा पदार्थ होता है। इसे जीवन का जो है आधार कहते हैं, यानी कि जीवद्रव्य को जीवन का आधार कहते हैं। सभी जैविक क्रियाएं इसी जीवद्रव्य के अंदर होती है। 80% भाग जो है जल का बना होता है। जीवद्रव्य और यह दो प्रकार का होता है, यानी कि जीवद्रव्य जो है दो प्रकार का होता है। पहला कोशिका द्रव
दूसरा केंद्रिका द्रव। आगे की कोशिका द्रव कोशिकाओं को जो है सूखने से बचाता है। जो कोशिका द्रव है वह कोशिकाओं को सूखने से बचाता है। अगला टॉपिक है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल। तो कोशिका भित्ति जो है यह सेल्यूलोज का बना होता है और केवल पादपों में पाया जाता है और यह पेड़ और पौधों को जो है सुरक्षा देता है। कोशिका भित्ति में जो है जीवाणु एक पादप होता है और इसकी खोज भित्ति यानी कि प्लेटिडोग्लाइकेन से जो है बनी होती है। और इसमें कोशिका की कवक की जो कोशिका भित्ति कायरिन की बनी होती है। कोशिका की जो है कवक की जो कोशिका भित्ति होती है वह कायरिन की बनी होती है। अगला पॉइंट है कि कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली यानी कि सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन में जो है कोशिका भित्ति यह जंतु तथा पादप दोनों में पाया जाता है। इसमें है कि कोशिका के अंदर के सभी अवयव कोशिका झिल्ली के ही अंदर रहते हैं। तीसरा है कि यह कोशिका के अंदर जाने वाले पदार्थों का जो है नियंत्रण करता है। यानी कि जो कोशिका की झिल्ली होती है वह कोशिका के अंदर जाने वाले पदार्थों का जो है नियंत्रण करता है। इसके आगे कि यह अर्धपारगम्य होता है यानी कुछ ही अंदर को आने देता है। यानी कि जो कोशिका झिल्ली होती है वह अर्धपारगम्य होती है और यह कुछ ही वस्तुओं को जो है अंदर आने देती है। अगला जो टॉपिक हुआ माइटोकांड्रिया। माइटोकांड्रिया यानी कि सूत्रकणिका। तो माइटोकांड्रिया की जो खोज अल्टमैन ने किया है। यहाँ पर जो है ऑक्सी श्वसन होता है। यानी कि माइटोकांड्रिया में जो है ऑक्सी श्वसन होता है। यहाँ पर जो है क्रेब्स चक्र चलता है। यानी कि माइटोकांड्रिया में जो है क्रेब्स चक्र चलता है जिसके फलस्वरूप एटीपी तथा ग्लूकोज बनते हैं और हमें जो है ऊर्जा मिलती है। इसी कारण से इसे कोशिका का जो है पावर हाउस यानी कि कोशिका का जो है पावर हाउस या शक्तिगृह कहते हैं। यानी कि माइटोकांड्रिया को जो है कोशिका का जो है पावर। तो पेपर में पूछता है कि कोशिका का जो पावर हाउस किसे कहते हैं यानी कि शक्तिगृह किसे कहते हैं। तो इसका आंसर होता है माइटोकांड्रिया यानी कि सूत्रकणिका। माइटोकांड्रिया के जो अंतर्गत दीवारों को क्रिस्टी कहते हैं। तो जो माइटोकांड्रिया के अंतर दीवारें होती है उसको क्रिस्टी कहा जाता है। अगला जो पॉइंट है अंतःप्रद्रव्य जालिका यानी कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी ईआर। तो यह जो है कोशिका के अंदर से आंतरिक सहायता देता है अतः इसे कोशिका का आंतरिक कंकाल कहते हैं। तो पेपर में पूछता है कोशिका का आंतरिक कंकाल किसे कहा जाता है। तो उसका आंसर होता है अंतःप्रद्रव्य जालिका यानी कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और यह दो प्रकार का होता है। पहला स्मूथ ईआर, दूसरा रफ ईआर। स्मूथ ईआर क्या होता है कि यह कार्बोहाइड्रेट तथा वसा का निर्माण करता है और रफ ईआर को जो है रफ ईआर पर जो है राइबोसोम होता है और यह जो है प्रोटीन का निर्माण करता है। तो प्रश्न पूछता है कि प्रोटीन का निर्माण कौन करता है। तो वह रफ ईआर यानी कि अंतःप्रद्रव्य जालिका में रफ ईआर करता है। अगला जो पॉइंट है वह राइबोसोम। तो राइबोसोम जो है यह कोशिका के अंदर का सबसे छोटा अंग है और यह प्रोटीन का निर्माण करता है। तो प्रश्न पूछता है कि प्रोटीन का निर्माण कौन करता है। तो वह होगा राइबोसोम। अतः इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। तो प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं। तो राइबोसोम को कहते हैं। यह भी दो प्रकार का होता है। पहला 70S राइबोसोम और दूसरा 80S राइबोसोम। 70S राइबोसोम जो है यह हल्का होता है तथा प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में जो है पाया जाता है, जबकि 80S राइबोसोम यह भारी होता है और यह यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। यस मतलब होता है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। अगला जो पॉइंट है टॉपिक है गोल्जी बॉडी यानी कि गोल्जी अपार्चस। तो गोल्जी बॉडी की जो खोज कैमिलियो गोल्जी ने किया है। और गोल्जी बॉडी जो है यह पदार्थों का परिवहन करता है अर्थात यातायात में सहायता करता है।
तो प्रश्न पूछता है कि यातायात में सहायता में कौन प्रदान करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा गोल्जी बॉडी। अगला टॉपिक है कि सेंट्रोसोम यानी कि तारक काय जो है यानी सेंट्रोसोम, यह जो है कोशिका विभाजन करता है। तो कोशिका विभाजन कौन करता है, तो सेंट्रोसोम करता है। सेंट्रोसोम जो है मस्तिष्क में नहीं पाया जाता है, जिस कारण से तंत्रिका कोशिका में विभाजन नहीं होता है और यह केवल जंतु कोशिका में ही पाया जाता है। यानी कि सेंट्रोसोम जो है केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है, तंत्र कोशिका में जो है यह नहीं पाया जाता है, वहाँ पर यह इसका विभाजन भी नहीं होता है। सेंट्रोसोम का जो है पादप कोशिकाओं में कोशिका विभाजन जो होता है उसको सेल प्लाट के द्वारा होता है। सेंट्रोसोम की खोज जो है बोबरी ने किया था। तो प्रश्न पूछता है कि सेंट्रोसोम की खोज किसने किया था, आंसर हो जाता है बोबेरी। अगला टॉपिक है लाइसोसोम। लाइसोसोम जो है कोशिका के अंदर पाचन का कार्य करता है। इसके अंदर जल अपघट्य यानी कि एंजाइम पाए जाते हैं। तो एंजाइम कहाँ पाए जाते हैं, तो इसका आंसर हो जाता है लाइसोसोम। इसमें देखते हैं कोशिका के अंदर का कोई भी अंग यदि काम नहीं करता है तो वह उस अंग को नष्ट कर देता है। यानी कि अगर यदि कोशिका के अंदर कोई भी अंग काम नहीं करता है तो लाइसोसोम जो है उस अंग को नष्ट कर देता है। दूसरा है कि जब पूरी कोशिका कार्य नहीं करती है तो यह कट जाता है, जिससे पूरी कोशिका नष्ट हो जाती है। अतः इसे आत्महत्या की थैली यानी कि एटम बम भी कहते हैं। तो प्रश्न हमेशा पेपर में जो है प्रश्न रिपीट करता है कि आत्महत्या की जो है थैली किसको कहा जाता है, तो उसका आंसर हो जाता है लाइसोसोम। यह जो है इम्पॉर्टेंट है कि आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाता है लाइसोसोम। लाइसोसोम की जो है खोज किसने किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा डी डुबे। लाइसोसोम की खोज जो है डी डुबे ने किया था। अगला है कि आरबीसी के अंदर लाइसोसोम जो है नहीं पाया जाता है। तो पेपर में पूछता है कि किस में जो है लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, तो आरबीसी यानी कि रेड ब्लड काउंट में जो है नहीं पाया जाता है। तो आरबीसी के जो है मरने के बाद स्प्लीन यानी कि प्लिया में पाया जाता है। आरबीसी के जो है मरने के बाद स्प्लीन यानी प्लिया में पाया जाता है, जिस कारण से एथिलीन को जो है आरबीसी का कब्र कहा जाता है। तो एथिलीन को जो है आरबीसी का कब्र कहते हैं। अगला है कि केंद्रक यानी न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस की खोज जो है यानी केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया है। तो प्रश्न में पूछता है कि केंद्रक की खोज किसने किया है, तो इसका आंसर हो जाता है रॉबर्ट ब्राउन। केंद्रक में जो है कोशिका को यानी कि केंद्रक जो है कोशिका को नियंत्रित करता है, अतः इसे कोशिका का दिमाग कहते हैं। तो प्रश्न पूछता है कि कोशिका का दिमाग किसको कहा जाता है, तो यह केंद्रक को कहते हैं। केंद्रक में जो है 80% प्रोटीन पाया जाता है। अगला है रसगानी यानी कि वैकुल्स। रसगानी या कि वैकुल्स, यह जो है जल को संचित यानी कि स्टोर रखता है। वैकुल्स जो है यानी रसगानी जो है जल को स्टोर जो है करके रखता है। और यह जो जंतुओं में छोटा होता है किंतु पादपों में बहुत ही बड़ा होता है। रसगानी जो है जंतुओं में छोटा पाया जाता है, लेकिन पेड़ पौधों में यानी पादपों में जो है बहुत ही बड़ा पाया जाता है। अगला है कि लावक यानी कि प्लास्टिड। लावक यानी प्लास्टिड, यह जो है पादपों का सबसे बड़ा कोशिकांग होता है। पादपों तो प्रश्न पूछता है पादपों का सबसे बड़ा कोशिकांग क्या होता है, तो वह लावक यानी प्लास्टिड होता है। और यह जो है केवल पादपों में ही पाया जाता है। लावक जो हमेशा केवल पादपों में ही पाया जाता है। और यह 3 प्रकार के होते हैं। तो लावक यानी कि प्लास्टिड कितने प्रकार के होते हैं, तो 3। एक होता है क्लोरोप्लास्ट, दूसरा ल्यूकोप्लास्ट, तीसरा क्रोमोप्लास्ट। तो लावक कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। यानी कि हरित लावक, अवहरित लावक और वर्णित लावक 3 प्रकार से होते हैं। चलिए तीनों के बारे में डिटेल देखते हैं। पहला है हरित लावक यानी कि क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का जो काम होता है वह भोजन का निर्माण करना। क्लोरोप्लास्ट जो है यानी हरित लावक क्या करता है, तो भोजन का निर्माण करता है। यह पत्ती तथा तने में पाया जाता है। तो
क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक कहाँ पाया जाता है? तो यह केवल पत्तों और तना में पाया जाता है। दूसरा है अवर्णित लवक यानी ल्यूकोप्लास्ट, यह जो है भोजन का संग्रह करता है, यानी भोजन को इकट्ठा करता है, संग्रह करता है, और यह जड़ तथा फल में पाया जाता है। अवर्णित लवक जो है जड़ तथा फल में पाया जाता है। तीसरा है वर्णित लवक यानी कि क्रोमोप्लास्ट। तो क्रोमोप्लास्ट यानी वर्णित लवक क्या करता है? तो यह रंग प्रदान करता है। तो टमाटर और मिर्च इन दोनों में लाइकोपेज पाया जाता है। तो प्रश्न में हमेशा पूछता है कि टमाटर और मिर्च में क्या पाया जाता है? तो उसमें लाइकोपेज पाया जाता है, जिस कारण से टमाटर और मिर्च का रंग लाल होता है। तीसरा गाजर में क्या पाया जाता है? तो कैरोटीन पाया जाता है। चुकंदर में बीटानोन पाया जाता है। और फलों का रंग जो है ज़ैंथोफिल से ज्ञात किया जाता है। अगला पॉइंट है कोशिका के प्रकार। तो कोशिका के प्रकार में देखते हैं कि कोशिका जो है 2 प्रकार की होती है। कोशिका कितने प्रकार की होती है? तो 2 प्रकार की, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। ये थ्यू नहीं, ये यू है। तो कोशिका 2 प्रकार की होती है, एक प्रोकैरियोटिक, दूसरा यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक मतलब अविकसित, यूकैरियोटिक मतलब विकसित। अब यूकैरियोटिक भी 2 प्रकार के होते हैं, दो प्रकार से पाए जाते हैं, एक पादप में, दूसरा जंतु में। तो प्रोकैरियोटिक में हम पहले देखते हैं। प्रोकैरियोटिक में जो है इसमें कोशिका के सभी अंग नहीं पाए जाते हैं, अतः इन्हें प्रारंभिक कोशिका भी कहते हैं। तो प्रोकैरियोटिक में जो है सभी अंग नहीं पाए जाते, जिस कारण से इन्हें प्रारंभिक कोशिका भी कहा जाता है। इसमें कोशिका झिल्ली, राइबोसोम 70S पाया जाता है तथा शेष अंगों का अभाव देखा जाता है। यानी कि प्रोकैरियोटिक में कोशिका की जो झिल्ली होती है, राइबोसोम 70S पाया जाता है तथा शेष अंग जो है प्रोकैरियोटिक में नहीं पाए जाते हैं। अब यूकैरियोटिक देखते हैं। तो यूकैरियोटिक जो है यह पूरी तरीके से विकसित होती है। यूकैरियोटिक पूरी तरीके से विकसित होती है। इसमें कोशिकाओं के लगभग सभी अंग पाए जाते हैं और यह 80S यानी कि राइबोसोम 80S यानी राइबोसोम जो है यूकैरियोटिक में ही पाया जाता है। तीसरा कि पादप कोशिकाओं का जो है आकार चौकोर होता है। पादप कोशिकाओं का आकार जो है चौकोर होता है। इसके अंतर्गत सबसे बड़ा अंग प्लास्टिड होता है। प्लास्टिड जो है यूकैरियोटिक के अंतर्गत ही पाया जाता है। इसके जो है वेसल्स बड़े होते हैं, यानी कि रसघानी। यूकैरियोटिक के जो है वेसल्स यानी कि रसघानी जो है बड़े होते हैं। यूकैरियोटिक में जो है क्लोरोफिल पाया जाता है, क्योंकि यूकैरियोटिक अक्सर करके पादप और जंतु में, पादपों में तो क्लोरोफिल पाया जाता है। तीसरा कि जंतु कोशिका गोल होती है तथा इनके अंदर सबसे बड़ा अंग केंद्रक होता है। तो यूकैरियोटिक का सबसे बड़ा अंग जो होता है वह केंद्रक होता है। तो प्रश्न है कि बिना कोशिका भित्ति वाली कोशिका में क्या नहीं पाया जाता है? तो उसमें जो है इसका आंसर जो है आप लोग कमेंट में बताइए कि बिना कोशिका भित्ति वाले कोशिका में क्या नहीं पाया जाता है। अगला जो टॉपिक है वह गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम से संबंधित देखते हैं क्रोमोसोम क्या है यानी गुणसूत्र क्या है। तो मानव में जो है 23 जोड़ा यानी कि कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो 23 जोड़े यानी कि 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। जोड़े में बोलेंगे तो 23 जोड़ा गुणसूत्र पाए जाते हैं, नंबर में बोलेंगे तो 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। गुणसूत्र की खोज जो है वाल्डेयर ने किया था। तो गुणसूत्र की जो खोज है वह वाल्डेयर ने किया था। इसके ऊपरी भाग को जो है सेटेलाइट कहते हैं और इसके मध्य भाग को सेंट्रोमर कहते हैं। तो गुणसूत्र के जो है मध्य भाग को सेंट्रोमर कहते हैं, इसके निचले भाग को टेलोमर। गुणसूत्र के जो है निचले भाग को टेलोमर कहते हैं और मध्य भाग को सेंट्रोमर कहते हैं। इसके बीच में धागे के समान संरचनाएं पाई जाती हैं जिसे अरान कहते हैं। तो गुणसूत्र के जो है बीच में धागे के समान जो संरचना पाई जाती है जिसे अरान कहते हैं। अगला है कि क्रोमोसोम जो है केंद्रक के अंदर पाए जाते हैं और दूसरा क्रोमोसोम के अंदर डीएनए होता है। डीएनए के अंदर जीन पाए जाते हैं।
जीन पर जो है माता पिता के गुण पे पाए जाते हैं, अतः जीन जो है अनुवांशिकता के ही आधार पर आता है। जिसमें हम देख सकते हैं मेल में जो है अगर 44 प्लस XY है तो फीमेल भी 44 प्लस XY होगा। अगर बेबी होगा तो नंबर ऑफ X -1 मेल है तो 1 - 1 0, फीमेल है तो 2 - 1 = 1। अब देखते हैं कि कुछ जीवों में जो है क्रोमोसोम कितने होते हैं। तो जीवाणुओं में क्रोमोसोम की संख्या 1 होती है। मटर में क्रोमोसोम की संख्या 14, प्याज में 16, मक्का में 20, मटर में 24, मेढक में 26, नींबू में 18 सबसे कम होती है और 36 सबसे बड़े में होती है। मानव में 16, आलू में 48, चिंपांजी में 48, तंबाकू में 48, टेरिडोफाइटस में 1600। सबसे अधिक क्रोमोसोम किस में पाए जाते हैं तो टेरिडोफाइटस में जो है सबसे अधिक क्रोमोसोम पाए जाते हैं 1600। और सबसे कम किस में पाए जाते हैं क्रोमोसोम तो जीवाणुओं में। प्रश्न में पूछता है हमेशा मानव में जो है क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है तो वह 46 होती है। कितने जोड़े होते हैं तो 23 जोड़े होते हैं। अगला है कि केंद्रक अम्ल जो है न्यूक्लियोटाइड या 2 प्रकार के होते हैं, RNA और DNA। DNA का फुल फॉर्म पूछता है, DNA का फुल फॉर्म क्या होता है तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। हमेशा DNA का फुल फॉर्म पूछता है कि DNA का फुल फॉर्म क्या होता है तो होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। DNA से देखते हैं कि यह कोशिका के अंदर केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया तथा क्लोरोप्लास्ट में जो है पाया जाता है। तो DNA कहाँ पाया जाता है तो कोशिका के अंदर केंद्रक में, माइटोकॉन्ड्रिया तथा क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। DNA के जो है श्रृंखला को पॉलीन्यूक्लियाइड कहते हैं। DNA की श्रृंखला को पॉलीन्यूक्लियाइड कहा जाता है। DNA को जो है पॉलीन्यूक्लियाइड कहा जाता है। यह 2 प्रकार के होते हैं, एक न्यूक्लियोसाइड, दूसरा फास्फेट। न्यूक्लियोसाइड में 2 प्रकार के, शुगर, दूसरा नाइट्रोजन बेस। शुगर में 2 प्रकार के, राइबोस और डीऑक्सी राइबोस। नाइट्रोजन बेस में एक होता है प्यूरिन, दूसरा होता है पायरिडीन। प्यूरिन में 2 होता है एडेनिन और ग्वानिन, जबकि पायरिडीन में 2 होता है साइटोकाइनिन और थाइमिन। DNA के जो है एक टर्म यानी एक फेरे की लंबाई कितनी होती है तो वह होती है 34 एंगस्ट्रॉम होती है। यानी DNA के एक टर्म में यानी एक फेरे की लंबाई कितनी होती है तो 34 एंगस्ट्रॉम। DNA के एक टर्म में जो है 10 न्यूक्लियोसाइड पाए 10 जो है न्यूक्लियोटाइड होते हैं। प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड के बीच जो है कितनी दूरी होती है तो वह 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। तो प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड के बीच जो दूरी होती है वह 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। और DNA के जो है एक टर्म की लंबाई 34 एंगस्ट्रॉम होती है। DNA की संरचना जो है डबल स्टैंडर्ड होती है और इसकी खोज वाटसन और क्रिक ने किया है। तो प्रश्न हमेशा पूछता है कि DNA की खोज कौन किया है तो DNA की खोज जो है वाटसन और क्रिक ने किया है। अगला है एडेनिन और एथाइमिन में जो है डबल जो है हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। यानी कि एडेनिन और थाइमिन में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, जबकि गुआनिन और साइटोसिन में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। अगला टॉपिक है कि RNA, यानी कि RNA इसका जो फुल फॉर्म हमेशा पेपर में पूछता है कि RNA का फुल फॉर्म क्या होता है तो होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। RNA का फुल फॉर्म होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। RNA की जो संरचना है वह सिंगल स्टैंडर्ड होती है। RNA की संरचना कैसी होती है तो सिंगल स्टैंडर्ड होती है। इसमें जो है राइबोज शुगर पाया जाता है। RNA में राइबोज शुगर पाया जाता है। इसके जो है नाइट्रोजन बेस में एडेनिन, गुआनिन और साइटोसिन पाए जाते हैं, किंतु थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल होता है। और यह जो है प्रोटीन यानी कि प्रोटीन संश्लेषण के निर्माण में जो है यह सहायक होती है। आगे कि RNA जो है 3 प्रकार का होता है, एक mRNA, tRNA और rRNA। तो RNA कितने प्रकार का होता है तो 3 प्रकार का, mRNA, tRNA और rRNA।
mRNA का मतलब क्या होता है? मैसेंजर RNA। दूसरा होता है tRNA यानी कि ट्रांसफर RNA। तीसरा होता है rRNA यानी कि राइबोसोम RNA। तो mRNA में क्या होता है कि mRNA में एमिनो एसिड या आवश्यकता की जो है पहचान करता है तथा उसमें उन्हें जो है एक क्रम में सजाता है। जबकि tRNA क्या काम होता है? यह एमिनो एसिड का जो है परिवहन कर राइबोसोम तक जो है लाता है। tRNA एमिनो एसिड का परिवहन करके राइबोसोम तक जो है लाता है। जबकि rRNA यह प्रोटीन का जो है निर्माण करता है। RNA क्या करता है? तो प्रोटीन का निर्माण करता है। अगला है कि DNA से जो है RNA तक जो है बनना यह ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। तो DNA से RNA का बनना यह क्रिया क्या कहलाती है? तो यह ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है। RNA से जो है पुनः DNA बना लेना यह रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है। तो DNA से RNA बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है, जबकि RNA से DNA बनना यह रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है। RNA से जो है प्रोटीन का बनना ट्रांसलेशन कहलाता है। RNA से अगर प्रोटीन बनता है तो उसको ट्रांसलेशन कहते हैं। DNA से DNA बना लेना यह रिप्लिकेशन कहलाता है। अगर DNA से DNA बनता है तो वह रिप्लिकेशन कहलाता है। आप फिगर में इस प्रकार से देख सकते हैं कि अगर DNA से DNA बनता है तो वह रिप्लिकेशन कहलाता है, और अगर वह DNA से RNA बना लेता है, DNA से RNA बना लेता है तो वह ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। जबकि RNA से DNA बनता है तो वह रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। और वही RNA से जो है अगर प्रोटीन बनाता है तो वह ट्रांसलेशन कहलाता है। यह इस प्रकार से फिगर है, इसको आप देख सकते हैं। अगला टॉपिक है कोशिका यानी कि सेल डिवीजन। कोशिका यानी सेल डिवीजन। इसमें एक कोशिका का टूटकर दो या उससे अधिक कोशिका का निर्माण कर लेना ही कोशिका विभाजन कहलाता है। यानी कि एक कोशिका का दो या दो से अधिक कोशिकाओं का जो निर्माण कर लेना ही कोशिका विभाजन कहलाता है। जिस कोशिका का विभाजन होता है उसे मदर सेल कहते हैं, यानी कि मदर कोशिका कहते हैं। तो जिस कोशिका का विभाजन होता है उसे मदर सेल या मदर कोशिका कहते हैं, तथा विभाजन के बाद बनने वाली नई कोशिका को डॉटर सेल यानी कि डॉटर कोशिका कहते हैं। जंतुओं में कोशिका विभाजन को सेंट्रोसोम कहते हैं। अगर जंतुओं में कोशिका विभाजन होता है तो उसको सेंट्रोसोम कहते हैं, जबकि अगर पादपों में कोशिका का विभाजन होता है तो उसको सेल प्लेट कहते हैं। तो पेपर में हमेशा पूछता है कि जंतुओं में कोशिका विभाजन क्या कहा जाता है? तो सेंट्रोसोम, और पादपों में कोशिका विभाजन को सेल प्लाट कहते हैं। कोशिका विभाजन 3 प्रकार से होता है। पहला अर्धसूत्री विभाजन यानी एमिटोसिस। दूसरा है समसूत्री विभाजन यानी कि मिटोसिस। तीसरा है अर्धसूत्री विभाजन यानी कि मिसोसिस। अब बारी बारी से तीनों को देखते हैं। पहला है अर्धसूत्री विभाजन यानी कि एमिटोसिस। यह जो है विभाजन जीवाणु, विषाणु, सूक्ष्मजीव तथा प्रोकैरियोटिक में होता है। यानी कि जो अर्धसूत्री विभाजन है यह विभाजन जीवाणुओं में, विषाणुओं में, सूक्ष्मजीव तथा प्रोकैरियोटिक में होता है। इस प्रकार के विभाजन में मदर सेल का आकार बड़ा होने लगता है। इसके आकार चलकर वह 20 से 10 जाता है और 2 भागों में जो है यह बढ़ जाता है। यह अर्धसूत्री विभाजन का पहचान है। अब आगे देखते हैं समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन यानी कि मिटोसिस। समसूत्री विभाजन, यह विभाजन जो है कायिक कोशिका यानी कि सोमेटिक सेल में होता है। जनन कोशिका यानी कि ओवम तथा स्पर्म को छोड़कर पूरा शरीर कार्टिक कोशिका का जो है बना होता है। इसमें एक मदर सेल टूटकर 2 डॉटर सेल का जो है निर्माण करते हैं समसूत्री विभाजन में, और दोनों ही डॉटर सेल में क्रोमोसोम समान संख्या में रहते हैं, अतः समसूत्री विभाजन कहते हैं। इसकी जो है 5 अवस्थाएं होती हैं। यानी समसूत्री विभाजन की कितनी अवस्थाएं होती है? तो 5 होती है। एक इंटरफेज जिसमें यह सबसे बड़ी अवस्था है और इसमें DNA का निर्माण होता है तथा क्रोमोसोम अलग हो जाता है। दूसरा है प्रोफेज। प्रोफेज में जो है इसमें स्प्लिंडर फाइबर यानी कि तुर्क धागा का निर्माण प्रारंभ होता है
तथा केंद्रक का भी विभाजन हो जाता है। तीसरा है मेटाफेज, इसमें स्प्लेंडर फाइबर का निर्माण पूर्ण हो जाता है और अध्ययन के सुविधा के अनुसार यह सबसे महत्वपूर्ण अवस्था हो जाती है। चौथा है कि एनाफेज, एनाफेज जो है इसकी सबसे छोटी अवस्था है, इसमें क्रोमोसोम तथा कोशिका के अंग ध्रुवों की ओर जो है चले जाते हैं। पांचवा है टेलोफेज, यह जो है सबसे अंतिम अवस्था है तथा इसमें विभाजन का कार्य पूर्ण हो जाता है और कोशिका के जो है सभी अंग आ चुके होते हैं और स्प्लेंडर फाइबर गायब हो जाता है। इसमें हम देख सकते हैं कि कोशिका में होने वाले निरंतर टूट फूट की जो है भरपाई समसूत्री विभाजन के द्वारा होता है। दूसरा है कि छिपकली तथा चूहों का पूछ जो है समसूत्री विभाजन के द्वारा जो है दोबारा निकल जाते हैं। तो पेपर हमेशा पूछता है कि चूहा और छिपकली की जो पूछ है वह कटने के बाद दोबारा से निकल आती है किस विभाजन के तहत, तो इसका आंसर होगा समसूत्री विभाजन के तहत। तीसरा है अर्धसूत्री विभाजन यानी कि माइटोसिस, यह विभाजन केवल जनन कोशिका यानी कि स्पर्म और ओवम में ही होता है। अर्धसूत्री विभाजन केवल जनन कोशिका यानी कि स्पर्म और ओवम में ही होता है। इसमें क्रोमोसोम की संख्या घटकर जो है आधी हो जाती है। इसमें एक मातृ कोशिका 4 पुत्री कोशिकाओं में बढ़ जाती है। इसमें क्रॉस ओवर की जो है घटना होती है और इसका प्रोफेज अवस्था और इसमें जो है प्रोफेज अवस्था की जो है घटना घटित होती है। इनका जो है प्रोफेज अवस्था सबसे बड़ा होता है। अब देख लेते हैं इसमें जो है मेल में जो है 44 ऑटोसोम होते हैं और 2 एलोसोम होते हैं, जबकि फीमेल में 44 ऑटोसोम और 2 एलोसोम होते हैं, यानी टोटल मिलकर 46 चिल्ड्रेन में होते हैं। इसमें आगे देख लेते हैं सेंड्रोसोम। सेंड्रोसोम क्या होता है, तो क्रोमोसोम में होने वाले अनियमितता को सेंड्रोसोम कहते हैं। इसके कारण शरीर में जो है असामान्य लक्षण उभर जाते हैं। इसमें पहला है कि टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम क्या होता है, इसमें क्रोमोसोम की जो संख्या घटकर 45 हो जाती है और केवल इस टर्नर सिंड्रोम जो है केवल स्त्रियों में पाई जाती है। इनमें स्त्रियों का शरीर अविकसित होता है तथा उनमें बाझपन देखा जाता है। तो प्रश्न में पूछ देता है कि स्त्रियों में जो बाझपन देखा जाता है वह किस सिंड्रोम के तहत होता है, तो इसका आंसर हो जाता है टर्नर सिंड्रोम। दूसरा है क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम। इसमें जो है क्रोमोसोम की संख्या 47 हो जाती है और यह केवल पुरुषों में ही पाया जाता है। इसमें पुरुष जो है नपुंसक हो जाते हैं। तो प्रश्न पूछ देता है कि पुरुष जो है नपुंसक हो जाते हैं या किस सिंड्रोम के कारण जो है पुरुष नपुंसक हो जाते हैं, तो यह क्लीनेफेल्टर के कारण जो होता है। तीसरा है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम क्या होता है, इसमें क्रोमोसोम की संख्या जो है 47 हो जाती है और यह मेल तथा फीमेल दोनों को ही हो सकता है। डाउन सिंड्रोम जो है मेल और फीमेल दोनों में ही हो सकता है। इसमें शरीर बेडोल हो जाता है, जीभ तथा होठ मोटा हो जाता है, मनुष्य जो है वह मन बुद्धि का हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को मंगोलाइड कहते हैं। चौथा है पटाऊ सिंड्रोम। पटाऊ सिंड्रोम क्या होता है, इसमें क्रोमोसोम की संख्या जो है 47 हो जाती है और यह मेल और फीमेल दोनों में हो सकता है। इसमें व्यक्ति जो है मंदबुद्धि का हो जाता है और जो है उसके ऊपर का होठ कटा होता है। नोट में देखिए एक पॉइंट नोट है कि वायरस यानी विषाणु जो है कोशिका के सिद्धांत का जो है पालन नहीं करता है, यानी विषाणु जो होता है वह कोशिका के सिद्धांत का पालन नहीं करता है। अगला जो टॉपिक है वह है ऊतक यानी कि टिश्यू। समान कोशिकाओं के जो है समूह को ऊतक कहते हैं। ऊतक का अध्ययन जो है वह हिस्टोलॉजी कहलाता है। हिस्टोलॉजी के जनक मालगिली को बोलते हैं। हिस्टोलॉजी के जनक कौन है, तो वह मालगिली है। और कोशिकाओं के जो है समान कोशिकाओं के समूह को जो है ऊतक कहते हैं। ऊतक का अध्ययन क्या कहलाता है, तो हिस्टोलॉजी कहलाता है। सबसे पहले जो है ऊतक का विकास सिलेट्रेडा संघ के जो जीव हाइड्रा जेलीफिश में जो है हुआ था। ऊतक जो है 4 प्रकार के होते हैं। आइए देखते हैं कौन कौन। तो संयोजी ऊतक,
दूसरा तंत्रिका ऊतक, तीसरा पेशी ऊतक, चौथा एपिकला यानी कि एडिपोज ऊतक। तो ऊतक 4 प्रकार के होते हैं, इसमें सभी को बारी बारी से देखते हैं। तो पहला है कि संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक में क्या है, कनेक्टिव टिश्यू, यह जो है शरीर के विभिन्न अंगों को आपस में जोड़ने का काम करती है। एग्जाम्पल के तौर पर अस्थि, रक्त, लसिका, ये सभी जो है संयोजी ऊतक हैं। इसमें नोट है कि अस्थियां तरल संवहन ऊतक, अस्थियां जो है तरल संवहन ऊतक की बनी होती है। दूसरा है तंत्रिका ऊतक, इसका जो है मस्तिष्क बना होता है, यह सूचनाओं को जो है आदान प्रदान करती है। तो सूचनाओं को जो है आदान प्रदान कौन से ऊतक करता है, तो वह तंत्रिका ऊतक करता है, यह प्रश्न में पूछता है। तीसरा है पेशी ऊतक। पेशी ऊतक क्या होता है कि इसकी जो है यह जो मांसपेशियों की जो है बनी होती है, यह जो है शरीर की रक्षा करता है। तो शरीर की रक्षा जो है पेशी ऊतक करता है। चौथा है कि एपिकला यानी कि एडिपोज ऊतक, इसमें यह जो है त्वचा का बना होता है और यह वसा को जो है संग्रहित करती है। तो एपिकला यानी एडिपोज ऊतक जो है वसा को संग्रहित करती है। बुढ़ापे में जो है वसा की कमी कारण जो है चेहरे पर झुर्रियाँ आ जाती है। अगला टॉपिक है कि स्केलेटन सिस्टम यानी कि कंकाल तंत्र। कंकाल हमें सीधा खड़ा रखता है, अतः स्थिरता प्रदान करता है। कंकाल की मदद से जीव जंतु आसानी से जो है गति करते हैं। कंकाल जो है 2 प्रकार का होता है, एक बाह्य कंकाल और दूसरा आंतरिक कंकाल। बाह्य कंकाल को इंग्लिश में एक्सोस्केलेटन कहते हैं तथा आंतरिक कंकाल को एंडोस्केलेटन कहते हैं। बाह्य कंकाल देखते हैं कि बाह्य कंकाल जो है हमारे शरीर के बाहर पाया जाता है तथा अत्यधिक कठोर होता है और यह शरीर को रक्षा प्रदान करता है। एग्जाम्पल के तौर पर केकड़ा, तेलचट्टा, मकड़ी, तेंदू, घोंघा, चींटी, चूटा, मधुमक्खी, बिच्छू, सीप, शंख, और कीट, इन सभी में जो है बाह्य कंकाल पाया जाता है। आंतरिक कंकाल क्या होता है, आंतरिक कंकाल शरीर के अंदर पाया जाता है, जैसे मानव, बकरी, गाय, कुत्ता, इन सभी के अंदर जो है आंतरिक कंकाल पाया जाता है। नोट है कि कछुआ के पीठ पर बाह्य कंकाल तथा पैर एवं पूंछ में जो है आंतरिक कंकाल होता है। कंकाल को 2 भागों में बांटा गया, एक उपास्थित, दूसरा अस्थि। उपास्थित यानी कि कार्टिलेज। कार्टिलेज क्या होता है, यह मुलायम होता है क्योंकि इसमें केवल कैल्शियम फास्फेट यानी कि CA3PO4 का ट्वाइस पाया जाता है। इसमें जो है कैल्शियम कार्बोनेट नहीं पाया जाता है। और भी इसमें हम देखते हैं कि नाक कान सब बड़ी हड्डियों के सिरों पर जो है कार्टिलेज पाया जाता है। दूसरा है अस्थि यानी कि बोन। अस्थि यह जो है कठोर होता है क्योंकि इसमें कैल्शियम फास्फेट तथा कैल्शियम कार्बोनेट दोनों ही पाया जाता है। बोन यानी अस्थि में कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट दोनों पाया जाता है। अस्थियों में लगभग 60% कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है और अस्थियों में ओसिन प्रोटीन पाया जाता है, जबकि कार्टिलेज में काइटिन प्रोटीन पाया जाता है। अस्थियों में जो है अधिकतम घनत्व 30 वर्ष के जो है आयु में आता है। जन्म लेने के शिशु में लगभग 30 अस्थियां, बाल्यावस्था में 208 अस्थियां और वयस्क में 206 अस्थि होती है। और पॉइंट है कि अस्थि प्लस अस्थि को जोड़ने पर जो आता है उसको लिगामेंट कहते हैं और मांस और अस्थि को जोड़कर जो आता है उसको टेंडम कहते हैं। तीसरा मांस और मांस को जोड़ने पर जो आता है उसको सेलेक्सर कहा जाता है। कंकाल तंत्र को जो है दो भागों में बांटा गया है, एक उपांगी और दूसरा अच्छी। अगला जो चैप्टर है कंकाल तंत्र यानी कि स्केलेटन सिस्टम, यह जो है दूसरी क्लास में होगी। आज के लिए यहीं बस करते हैं। तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे क्लास जो है कल होगी। जय हिंद, जय भारत।